हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस। तो इस वीडियो में हम लोग जो है यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर 2025 का साइंस हम लोग करने वाले हैं, जो कि आपका यूनिट नंबर सेकंड तक जो है बिल्कुल ये कंप्लीट हो गया है। ये जो है वन शॉट मैराथन है, ठीक है। और इसमें जो है ये यूनिट 3 कराएंगे, और इसके साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना हुआ है उसको भी हम लोग जो है साथ साथ देखते चलेंगे, ठीक है। और ये पेपर नंबर जो है ये 3 है आपका। और इसका जो है फ्री नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आप सभी लोगों को इसका जो है फ्री नोट्स प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें तो इस वीडियो में हम लोग जो है संपूर्ण यूनिट को जो है कंप्लीट करने वाले हैं, तो आप लोग जो है लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। इसके पहले हम लोग जो है यूनिट 1 कंप्लीट हो गया है, यूनिट सेकंड कंप्लीट हो गया है, और उसके बाद में आज के वीडियो में हम लोग जो है यूनिट 3 जो है बिल्कुल कंप्लीट करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के साथ, ठीक है। उसके बाद में एक एक यूनिट जो है डेली ये इसी प्रकार से चलेगा। तो ये आपका मैराथन क्लास है, और इसके साथ ही अगर आप लोग साइंस का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहें तो ये बिल्कुल जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 6 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर जो है देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाके डायरेक्ट किसी भी साल का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसका देखते हैं हम लोग। होता है कि बल वह क्रिया होता है जिससे किसी वस्तु पर लगने पर उसकी गति में परिवर्तन हो जाए, दिशा में परिवर्तन हो जाए, आकार में या स्थिति में परिवर्तन हो जाए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो दो बाल दिए हुए हैं, एक बाल ये हो गया और उसके बाद में एक बाल ये हो गया। मान लो कि एक ही बाल है। अब इसकी जो है यहाँ पे परिभाषा में इसका बल का परिभाषा क्या होता है कि बल वह क्रिया है जो किसी वस्तु पर, वस्तु आपका ये बाल हो गया, ठीक है, ये वस्तु हो गया, बाल हो गया, पर लगने वाले उसकी गति, ठीक है, इसकी गति में परिवर्तन हो जाए, ठीक है, इसकी जो है गति में परिवर्तन हो जाए, इसकी गति में परिवर्तन हो जाए, या इसकी दिशा में परिवर्तन हो जाए, या इसकी आकार में परिवर्तन हो जाए, या इसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाए, ठीक है, में परिवर्तन करती है। यानी इनमें से कोई एक होना चाहिए, गति में परिवर्तन हो, दिशा में, आकार में या स्थिति में परिवर्तन हो, ठीक है, तो उसे बल कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो बाल रखा हुआ है, अगर इसकी स्थिति में परिवर्तन की बात करें तो यहाँ से ये आ जाएगा इधर, ठीक है, ये यहाँ से आ जाएगा इधर। तो गति में परिवर्तन कब होता है? जब उस पर जो है कोई त्वरण लगाया जाता है, यानी ये जब त्वरण लगाया जाता है तो इसकी गति में परिवर्तन होगा। और मास की बात करें, कोई भी वस्तु है तो उसमें मास का होना अति आवश्यक है, इसमें मास होगा। यानी किसी द्रव्यमान पर जब कोई त्वरण लगाया जाता है और उसकी उसकी त्वरण लगाने पर ही गति में परिवर्तन, दिशा में परिवर्तन या आकार में परिवर्तन हो जाता है, तो उसे बल कहते हैं। अब बल जो है यह बराबर m इंटू ये होता है, ठीक है, द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल को जो है बल कहते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से भी परिभाषा आप लोग दे सकते हैं। तो जैसे हम जो है दरवाजा जब खोलते हैं तो उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है, वो भी बल है। जब हम दीवार में जो है कील को ठोकते हैं तो वो भी बल है, बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को बल समझ में आया होगा। अब बल के प्रभाव क्या क्या होते हैं इसको हम लोग देखते हैं। तो भौतिक में गति को समय के साथ स्थिति में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसमें जो गति होता है, भौतिक में गति जो होता है, इसको समय के साथ जो परिवर्तन होता है, ठीक है, स्थिति में परिवर्तन होता है, समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को ही परिभाषित किया जाता है, उसे जो है गति कहते हैं। जैसे समय के साथ, जैसे यहाँ पे है कोई वस्तु और यहाँ पे आ गया, तो इस समय के साथ जो है इसकी स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसी को जो है गति कहते हैं। कोई भी अगर पिंड हो गया तो उसको हम गति के कब कहेंगे? जब उसके समय के साथ जो है उसमें स्थिति में परिवर्तन हो, ठीक है। सरल शब्दों में देखें तो गति का तात्पर्य किसी पिंड की गति से होता है। आमतौर पर गति को निम्न में से किसी एक में वर्णित किया जा सकता है, जैसे उसकी गति में परिवर्तन हो जाए या दिशा में परिवर्तन हो जाए।
बल के विभिन्न प्रभाव होते हैं, अलग अलग प्रभाव यहाँ पे देख सकते हैं कि बल किसी स्थिर पिंड को गतिमान कर सकता है। अगर हम किसी स्थिर पिंड पर जो है बल लगाते हैं, स्थिर पिंड पर बल लगाते हैं तो ये गतिमान भी हो सकता है। यदि किसी गतिशील पिंड को रोक सकता है, जैसे कोई पिंड गतिमान है, अगर इस पर हम बल लगा दें, ठीक है, तो ये पिंड जो है स्थिर हो जाएगा यानी रुक जाएगा, अथवा उसकी गति धीमा कर सकता है, रुक जाएगा या धीमा हो जाएगा। यह गतिशील पिंड की गति को तीव्र कर सकता है। यह किसी गतिशील पिंड के आकार और आकृति के साथ साथ उसकी दिशा भी बदल सकता है, ठीक है, डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। तो ये गति के बल के प्रभाव थे, आप लोगों ने देखा। अब आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे बल की एसआई मात्रक क्या होता है, एमकेएस मात्रक क्या होता है, सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो इसको हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। बल की एसआई मात्रक की बात करें तो एसआई मात्रक आपका होता है न्यूटन। बल का एसआई मात्रक की बात करें तो न्यूटन होता है, और उसके बाद में बल का एमकेएस मात्रक की बात करें तो न्यूटन होता है। इसमें एसआई मात्रक, एसआई का मॉडिफिकेशन वर्जन जो है एमकेएस है, इसीलिए दोनों का मात्रक जो है सेम रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों मात्रक सेम है। अगर बल की सीजीएस मात्रक की बात करें तो ये डाइन होता है। बल का सीजीएस मात्रक जो है ये डाइन होता है। अगर आप लोग जो है एसआई मात्रक, एसआई मात्रक क्या होता है, एमकेएस मात्रक क्या होता है, सीजीएस मात्रक क्या होता है, इसको अगर आप लोग समझना चाहें, चलिए अगले स्लाइड में इसको बता देते हैं। एसआई मात्रक, एमकेएस मात्रक और सीजीएस मात्रक क्या होता है, ठीक है। इसमें जो है आपके एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि एक न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पे हम एक न्यूटन को किस प्रकार से अगर परिभाषित करना चाहें तो किस प्रकार से करेंगे, जैसे यहाँ पे आपने क्या पढ़ा कि यह बराबर यम इंटू ये होता है, ठीक है। अगर हमको क्या डिफाइन करना है कि यह बराबर यम इंटू ये, एक न्यूटन को डिफाइन करना है। यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि एक न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम की वस्तु पर 1 मीटर पर सेकेंड का द्रव्यमान उत्पन्न करता है। तो F बराबर m इंटू ये हो गया। अगर हम किसी की परिभाषा अगर देना चाहें तो उसमें जो है यूनिट मान लेते हैं, एकांक मान लेते हैं। अब यम का मान अगर हम 1 मान लें, यम का मान जो है हम 1 किलोग्राम मान लें, 1 किलोग्राम मान लें, और उसके बाद में त्वरण का मान हम कितना मान लें, 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर मान लें, ठीक है। यानी द्रव्यमान तथा त्वरण को जो है यूनिट मान लेते हैं, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। इस प्रकार से एफ का मान जो है 1 न्यूटन हो जाएगा। अब इसको परिभाषा अगर देना हो तो यहाँ पे आपने जो प्रोसेस किया है उसी को जो है परिभाषित कर दीजिए, उसी को आपको डिफिनेशन में लिखना है। तो यहाँ पे 1 न्यूटन यहाँ पे जो प्राप्त हुआ है, किस प्रकार से प्राप्त हुआ, 1 न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम की वस्तु पर, जैसे कोई वस्तु है उसका द्रव्यमान होगा और उसके बाद में उसी वस्तु में त्वरण होगा, ठीक है। तो द्रव्यमान भी एक माने हैं, त्वरण भी एक माने हैं। तो वह बल है जो 1 किलोग्राम की वस्तु पर, यहाँ पे एक माने हैं, 1 किलोग्राम की वस्तु पर 1 मीटर पर सेकेंड का त्वरण उत्पन्न करता है, तो उसे जो है 1 न्यूटन कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप लोगों ने परिभाषित किया। अब आपके एग्जाम में जो है क्या पूछा जाता है, यहाँ पे हम बता देते हैं। आपके एग्जाम में जो पूछा गया ये 2023 का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन इस स्लाइड से कंप्लीट हो गया, 2023 में आपके एग्जाम में पूछा गया है। ये बल जो टॉपिक है ये आपके जो है सिलेबस में है नहीं, लेकिन एग्जाम में पूछा गया है, तो इसीलिए जो है कार्य तथा ऊर्जा है आपके सिलेबस में, कार्य तथा ऊर्जा है, ठीक है। तो इसके पहले हम लोग जो है बल को जान लिए हैं। इसमें हम बल के एसआई मात्रक, एमकेएस मात्रक, सीजीएस मात्रक जितना भी होता है, इससे जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहीं भी आपके डीएलएड एग्जाम में बन नहीं सकता। अब बल के प्रकार की बात करें तो बल जो है प्रकार की बात करें तो यहाँ पे संपर्क बल होता है।
अब संपर्क बल क्या होता है, जैसे जो सतह के बीच में जो लगता है उसे संपर्क बल कहते हैं, कांटेक्ट फोर्स। यह बल वह बल होता है, या वह बल होता है जो तब उत्पन्न होता है जब दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में होती हैं। जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में होती हैं, मान लो कि ए वस्तु हो गया, ये बी हो गया, ये संपर्क में होना चाहिए। जैसे संपर्क बल का एग्जाम्पल अगर आपके एग्जाम में पूछ ले तो संपर्क बल में हो जाएगा घर्षण बल। अब घर्षण बल जो है जो दो सतह के बीच में लगता है, यहाँ पे दो सतह के बीच में एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो इसके बीच में जो बल लगेगा वो घर्षण बल होगा, वो घर्षण बल होगा, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स, जब दो सतह आपस में घर्षण करते हैं तो घर्षण बल उत्पन्न होता है जो गति को धीमा करने या रोकने का प्रयास करते हैं। घर्षण बल के कारण जो है गति धीमी हो जाती है या रोकने का प्रयास होता है। इसीलिए जो है साइकिल में जो खांचा बना रहता है टायर में, यानी कोई भी हो गया वाहन, तो उसके टायर में जो खांचा बना रहता है वो घर्षण बल को जो है कम करने के लिए किया जाता है। कम नहीं, खांचा जो होता है वो घर्षण बल अधिक करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब सामान्य बल की नॉर्मल फोर्स जो होता है यह बल उस सतह द्वारा लगाया जाता है जिस पर कोई वस्तु रखी होती है, या सतह द्वारा लगाए गए बल को प्रतिक्रिया स्वरूप होता है सामान्य बल। जैसे कोई हो गया, जैसे एक टेबल हो गया, आपका टेबल हो गया, तो इस पे अगर कोई वस्तु रखी है तो इस पे जो है नॉर्मल फोर्स लगता है। अब उसके बाद में असंपर्क बल की बात करें तो असंपर्क बल वह होता है जो दो संपर्क में नहीं होता है। जैसे यहाँ पे ए बी हो गया, ये घर्षण बल लगता था जब दो सतह आपस में घर्षण करते हैं तो घर्षण बल लगता है, लेकिन असंपर्क बल की बात करें ये दोनों संपर्क में, बॉडी इनका संपर्क में नहीं रहता है। या वह बल होता है जो किसी शारीरिक संपर्क की वस्तुओं पर कार्य करता है, ठीक है। जैसे हो गया गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। यह बल पृथ्वी द्वारा सभी वस्तुओं पर लगाया जाता है, पृथ्वी बल द्वारा जो है सभी वस्तुओं पर लगाया जाता है, और यह सभी वस्तुओं को पृथ्वी की ओर खींचता है, सभी वस्तुओं को जो है पृथ्वी की ओर खींचता है। विद्युत बल की हम बात करें, यह बल आवेशित कणों के बीच लगता है, जो कण आवेशित होते हैं उनके बीच लगता है। और चुंबकीय बल की बात करें तो यह बल चुंबकीय पदार्थों के बीच में लगता है, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोगों ने बल के बारे में देखा। अब हम लोग ये देखते हैं कि एमकेएस, सीजीएस और एमकेएस, एसआई और सीजीएस पद्धति क्या होता है, ठीक है। एक मिनट। सबसे पहले हम देखते हैं एसआई पद्धति। इसे कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम। और एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति में क्या होता है, ये मीटर होता है। एम मीन्स हो जाएगा मीटर, के मीन्स हो जाएगा किलोग्राम, और एस मीन्स हो जाएगा सेकेंड। उसके बाद में सीजीएस। सीजीएस में क्या होगा कि ये सेंटीमीटर हो जाएगा, और जी मीन्स हो जाएगा ग्राम, और एस मीन्स हो जाएगा सेकेंड। इसमें भी एसआई पद्धति में जो होता है ये मीटर होता है, किलोग्राम, और उसके बाद में सेकेंड। अब आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि जो समय होता है, समय का मात्रक जो होता है, ये सभी तीनों पद्धति में जो है बिल्कुल समान रहता है, ठीक है। जो समय का मात्रक होता है ये तीनों पद्धति में बिल्कुल समान रहता है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये जो है एसआई पद्धति जो था, एसआई पद्धति, ठीक है। एमकेएस का विस्तृत रूप अगर हम देखें, इसका एसआई पद्धति का जो है मॉडिफिकेशन, एसआई का अगर मॉडिफिकेशन कर दे तो उसमें एमकेएस प्राप्त होता है, ठीक है। ये क्या हुआ था कि 1971 में 1971 ईस्वी में जो है फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापतोल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में एसआई पद्धति को मान्यता मिली थी। कहाँ पे? 1971 में जो है ये फ्रांस की राजधानी कहाँ पे है? पेरिस। पेरिस में जो है
एक सम्मेलन हुआ था। ये सम्मेलन का क्या नाम था? ये माप तौल माप तौल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में जो है एसआई पद्धति को मान्यता मिली थी। एसआई अगर प्रणाली के आधार पर जो है 7 मूल राशियां जो है बताई गई थी, 7 मूल राशियां जो कि शेष जो इसके अलावा अगर बात करें तो शेष मात्रक जो है इन्हीं मूल मात्रकों से बने होते थे। उन शेष मात्रकों को जो है व्युत्पन्न मात्रक कहते थे। तो ये 7 जो है मूल राशियां होती थी, तो इनके सहारे से जो बना होता था उसे जो है व्युत्पन्न मात्रक कहते थे। व्युत्पन्न मात्रक, और ये मूल राशियां होती थी। तो यहाँ पे आप लोगों ने जाना एसआई का जो है मॉडिफिकेशन वर्जन, ये एमकेएस होता है, ठीक है। और सीजीएस, सीजीएस में हो गया ये सेंटीमीटर, ये जो डिनोट करता है सी मतलब हो गया सेंटीमीटर, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। जी मीन्स हो गया ग्राम हो गया, और यस मीन्स हो गया सेकंड हो गया। इसमें जो है एसआई पद्धति में, और उसके बाद में एमकेएस पद्धति में, और उसके बाद में सीजीएस पद्धति में जो टाइम होता है आपका समय, सभी में जो है सेकंड होता है। इसको याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये जो है फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों के पूछा जाता था एसआई, एमकेएस, सीजीएस। इस सिलेबस में आपके ये सब पद्धति नहीं है, ठीक है। ये फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा जाने वाला टॉपिक है। तो इस प्रकार से जो है आप लोगों ने देखा एमकेएस, एसआई। देखते हैं इसका परिभाषा क्या होता है। तो कार्य तब होता है जब कोई बल, यहाँ पे देखिए बल आ गया। अब बल के बारे में अगर हमको पता नहीं होता तो जो है यहाँ पे समझ में नहीं आता। बल, बल बराबर क्या होता है? F बराबर यम इंटू ये, यानी किसी वस्तु पर अगर हम त्वरण उत्पन्न करते हैं, गति उत्पन्न करते हैं, तो उसमें त्वरण उत्पन्न होता है, और द्रव्यमान के गुणनफल को जो है बल कहते हैं। यानी उसकी स्थिति में जो परिवर्तन हो जाता है उसी को जो है बल कहते हैं। अगर स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है तो उसको हम बल नहीं कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है कि जब कोई बल किसी वस्तु पर लगाया जाता है, जैसे मान लो कि कोई पिंड है यहाँ पे, इस पे जब कोई वस्तु पर बल लगाया जाता है या बल लगाया गया, और वह उस वस्तु के कारण एक निश्चित दूरी तय करती है। अब यहाँ पे एक पिंड था, अब इसके कारण जो है ये पिंड यहाँ पे आ गया, तो ये कुछ दूरी तय करेगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कुछ दूरी तय करेगा, तो उसी को जो है बल कहते हैं। अब यहाँ पे जो है W बराबर क्या है? W बराबर F इंटू डी, डी है दूरी, ठीक है, F इंटू डी। और ये कास थीटा क्या होता है? कास थीटा ये कंपोनेंट है, ठीक है। यहाँ पे मान लो कि ये पिंड है, ये डिस्प्लेसमेंट की दिशा है। अगर हम यहाँ पे बल इसको डिनोट करेंगे वेक्टर फॉर्म में, तो इसमें जो घटक काम करेगा विस्थापन की दिशा में, ये कास थीटा, कास थीटा काम करेगा, ठीक है। तो इसको आगे हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पे W क्या है? W आपका जो है कार्य हो गया। F क्या डिनोट करता है? ये है बल हो गया। और उसके बाद में D जो है डिस्प्लेसमेंट है, जो वस्तु तय करता है, वस्तु के द्वारा जो है जो दूरी तय की जाती है वो डिस्प्लेसमेंट D से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे आप D भी लिख सकते हैं। अब थीटा क्या होता है? यहाँ पे जो ये थीटा बनता है, यहाँ पे बल और वस्तु की गति की दिशा के बीच का कोण होता है। ये बल, जैसे ये बल लगाएं, ये न्यूटन का, और उसके बाद में ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट और बल की दिशा के बीच का कोण होता है, ठीक है। थीटा, थीटा के बारे में जानकारी आपको प्राप्त हो गई। उसके बाद में अगर थीटा बराबर 0 होगा तो पूरा बल वस्तु को दिशा में ढकेलता है, और कास थीटा बराबर अगर 1 होता है तो ऐसे में कार्य ज्यादा होता है। अब जैसे इसको अगर समझना चाहें तो W बराबर हमारा क्या हुआ? F इंटू डी कास थीटा, ठीक है। अगर यहाँ पे हम थीटा बराबर 0 रखते तो F इंटू डी कास 0। तो कास अगर हम 0 की बात करें, थीटा बराबर अगर हम 0 रखते हैं तो कास 0 अंश का मान 1 होता है। तो इस प्रकार से W बराबर F इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। काश 0 अंश का मान 1 हो जाएगा। और अगर इसी प्रकार से हम ये ज्ञात करें कि काश 0 अंश का मान अगर हम
काश 0 अंश का मान 1 होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें कार अधिकतम होता है, सबसे ज्यादा होता है। अगर हम काश से इसको अगर हम 90 डिग्री अगर मान लें, यहाँ पे देखिए W बराबर एफ इंटू डी काश ये 90 डिग्री अगर मान लें, तो एफ का मान और डी का मान, काश 90 अंश का मान 0 होता है, ठीक है। तो W बराबर 0 हो जाएगा। तो उस स्थिति में क्या होगा कि कार्य जो होगा वो 0 होगा, यानी किया गया कार्य जो है 0 हो गया। इसको जो है हम लोग आगे देखेंगे बिल्कुल विस्तार से। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपोनेंट किस प्रकार से निकाला जाता है, इसको आप देखिए। जैसे पिंड यहाँ पे है, कोई पिंड जो है यहाँ पे है, उसके बाद में इस पे जो है डिस्प्लेसमेंट होके यहाँ पे आ जाता है। अब इसमें कोई बल लगाते हैं इस पिंड पर, यप, ठीक है। और उसके बाद में ये डिस्प्लेसमेंट यस है, लेकिन यहाँ पे जो डिनोट कर रहे हैं डी से, डी या एस से जो है डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद में अगर ये कंपोनेंट अगर इस दिशा में जो कंपोनेंट लगता है, अगर इसको हम ज्ञात करना चाहें तो डिस्प्लेसमेंट और बल की दिशा में ये थीटा कोण बनता है। अगर हम यहाँ पे कंपोनेंट अगर ज्ञात करना चाहें तो देखिए इस प्रकार से जो है कंपोनेंट हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। ये यस हो गया आपका, ये यप हो गया, ठीक है। अब हमको जब कंपोनेंट ज्ञात करना है तो ये क्या होगा, ये कर्ण हो जाएगा आपका, और ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। अगर हम काश थीटा ले लें, और ये थीटा है, थीटा यहाँ पे बीच में है। अगर हम काश थीटा की बात करें तो लाल बटे का आपको याद होगा, एल ए एल बटे के ये, यहाँ लंब बटे कर्ण क्या होगा, साइन थीटा, और काश बटे काश थीटा का मान अगर ज्ञात करना हो तो आधार बटे कर्ण होगा। तो यहाँ पे आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो आधार यहाँ पे कितना है, आधार का मान जो है यस है, आधार बटे कर्ण, कर्ण का मान जो है यप हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम यस डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो यस बराबर हो जाएगा यप काश थीटा। तो इस प्रकार से जो क्षैतिज घटक लगता है यहाँ पे, इसका मान हो जाएगा यप काश थीटा, ठीक है। इस प्रकार से आपका प्राप्त होगा W बराबर एफ इंटू डी काश थीटा, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा। अब अगर इसके यूनिट की बात करें जो कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया आपके प्रीवियस ईयर में, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूछा गया है कि कार किसे कहते हैं। यहाँ पे 2019 में आया है कि कार किसे कहते हैं, इसकी इकाई क्या होती है, इसके यूनिट के बारे में बात किया है, 2019 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कार किसे कहते हैं इसको हम लोगों ने देखा, और उसके बाद में इसके यूनिट के बारे में हम लोग बात करते हैं। यूनिट ये भी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो एसआई में जो है इसका यूनिट जो होता है ये जूल होता है, एसआई में जूल होता है, और एमकेएस में, क्योंकि मॉडिफिकेशन वर्जन ये एमकेएस होता है, ये दोनों में जो है बिल्कुल समान रहता है। अगर सीजीएस सेंटीग्राम सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड प्रणाली में यानी सीजीएस पद्धति में अगर हम बात करें तो इसका जो यूनिट होता है ये अर्ग होता है, और एक अर्ग बराबर एक डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर होता है। एक जूल की बात करें तो 10⁻7 अर्ग होता है। अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ ले कि एक अर्ग बराबर कितना होता है, एक अर्ग बराबर हो जाएगा 10⁻7 जूल, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, इसको जो है यहाँ पे इधर पक्षांतर कर दिया है तो ये हो गया है 10⁻7 जूल बराबर 1 अर्ग, ठीक है। तो यहाँ पे आपके एग्जाम में 2020 में क्या क्वेश्चन बना हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं जूल मात्रक है, जूल किसका मात्रक है, यहाँ पे देख सकते हैं जूल किसका मात्रक है, तो जूल जो है आपका कार्य का मात्रक है। ये ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया, 2020 का ये क्वेश्चन है। अब उसके बाद में यहाँ पे नोट्स में क्या देखना है कि समान दिशा में किया गया कार्य जो होता है ये धनात्मक होता है। जब समान दिशा में हम कार्य करते हैं तो धनात्मक होता है, लेकिन जब विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो ऋणात्मक होता है। इसको आप लोग जो है याद रख लीजिएगा, ठीक है। इतना ही। उसके बाद में निम्नलिखित परिस्थितियों में कार्य 0 होता है। अब 0 कार्य कब होता है, यहाँ पे देख सकते हैं विस्थापन शून्य होने पर, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट कब शून्य होगा, इसको हम लोग देखते हैं। यदि वस्तु अपने स्थान पर रुकी रहे, यानी कोई भी पिंड है अगर वो वस्तु अपने स्थान पर रुकी रहे या वस्तु को ढकेलने पर गति नहीं करता है, यानी स्थान पर विरामावस्था में जो है वो रुकी रहे, तो उसका कार्य जो है शून्य होता है। अब इस शून्य किस प्रकार से होता है, जैसे यहाँ पे हम लोग W बराबर जो है एफ इंटू डी कास थीटा हम लोगों ने पढ़ा,
अब इसमें जो है कार्य जीरो कब होगा, जीरो हो जाता है। कार्य जीरो कब हो जाता है, जैसे एफ हो गया और इंटू डी हो गया, तो काश जीरो अंश का मान एक होता है, लेकिन काश 90 अंश का मान जो है ये जीरो होता है। एफ इंटू डी इंटू जीरो, तो बराबर डब्ल्यू बराबर क्या होगा आपका, जीरो होगा। तो इस प्रकार से जो है किन परिस्थितियों में जब कार्य जीरो हो जाता है तो उसमें जो है विस्थापन शून्य होने पर, विस्थापन कब शून्य होगा, मान लो कि यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट भी अगर शून्य है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे अगर शून्य है, ठीक है, यहाँ पे, तो डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी भी अगर करेंगे, ये कास थीटा अगर नहीं लेंगे तब भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि जब 90 अंश लेंगे तो उसमें जो है डिस्प्लेसमेंट जो है जीरो आपका रहेगा। अगर हम दूसरे प्रकार से बात करें इसमें, यहाँ पे दिया है सेकंड नंबर में, यदि वस्तु अपने प्रारंभिक स्थान पर लौट कर आए तो उसका विस्थापन शून्य होता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे वृत्तीय गति पे गति कर रहा है, यहाँ से चला यहीं पे आ गया, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट जो का मान होगा ये जीरो होगा, ठीक है। ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर यानी डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो जब रहेगा तो उसमें क्या होगा, यह वस्तु अपने प्रारंभिक स्थान पर लौट आए तो उसका विस्थापन जो है शून्य होता है, जिस कारण कार भी शून्य हो जाएगा, जिसे डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी होगा। तो डी का मान अगर जीरो है डिस्प्लेसमेंट, तो डब्ल्यू का मान जो है जीरो होगा, इस प्रकार से। तो ये कहाँ कहाँ एग्जाम्पल की बात करें तो वृत्तीय पथ पर जो है विस्थापन जीरो होता है, और ऊपर से नीचे आने पर विस्थापन जीरो होता है, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड नंबर की बात करें, जब किसी वस्तु को 90 अंश के कोण पर विस्थापित किया जाता है तो कार्य शून्य होता है। अब कार्य शून्य क्यों होता है, क्योंकि हम इसके पहले बताएं कि डब्ल्यू बराबर क्या होगा। एक मिनट, यहाँ पे जैसे डब्ल्यू बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी कास थीटा होता है। अब कास अगर 90 अंश रख दे, एफ इंटू डी कास 90 अंश, कास 90 अंश का मान जो है जीरो हो जाएगा, तो एफ इंटू डी इंटू जीरो, तो बराबर जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो डब्ल्यू बराबर जीरो हो जाएगा। जब किसी वस्तु पर 90 अंश का कोण जो है विस्थापित किया जाता है तो कार्य शून्य होता है। तो इस प्रकार से जैसे कुली होगा, कुली क्या करता है, कुली जो बोझ रहता है ऊपर रखे रहता है, ठीक है, उसमें जो है 90 अंश का कोण बनता है, इसीलिए जो है जो कुली द्वारा किरित कार्य होता है वो जीरो होता है, डब्ल्यू का मान जो है जीरो होता है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि एक वस्तु 10 न्यूटन का बल लगाकर 30 मीटर, यहाँ पे मीटर रहेगा, इस पे जो है हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया है एक वस्तु पर 10 न्यूटन का बल, तो एफ का मान जो है यहाँ पे 10 है, 10 न्यूटन है, और उसके बाद में यस का मान कितना है, ये 30 मीटर है, 30 मीटर है। तो कार क्या होगा, तो डब्ल्यू बराबर बी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं, डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी होता है या यस होता है, ठीक है। तो एफ का मान यहाँ पे 10 न्यूटन हो जाएगा, और उसके बाद में डिस्प्लेसमेंट जो है 30 मीटर हो गया, तो कितना हो जाएगा, ये 300, ठीक है। 300 यहाँ पे क्या होगा, ये जूल में हो जाएगा, जूल या एफ का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 300 जूल जो है आपका ये आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं, यहाँ पे दिया है कि 100 किलोग्राम पानी, तो यम का मान कितना दिया है, यम का मान जो है 100 किलोग्राम दिया हुआ है, किसी पाइप के माध्यम से 20 मीटर ऊपर ले जाते हैं, यानी जब ऊपर ले जाते हैं या नीचे लाते हैं, तो इसमें क्या होता है, डब्ल्यू बराबर एम जी एच रहता है, ठीक है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ऊपर नीचे जाने पर यहाँ 20 मीटर है, 20 मीटर क्या है, एच ऊंचाई जो है ये 20 मीटर है। तो इसमें कितना बल काम करेगा, बल लगेगा, अगर एफ की बात करें, एफ बराबर एम इंटू ये होता है, ठीक है। बल कार्य करेगा, यहाँ पे दिया है कि बल कार्य करेगा, रुक जाइए एक मिनट, ये क्वेश्चन जो है कुछ गलत लग रहा है, ये बल नहीं होगा, यहाँ पे जो है होगा ये कार्य होगा। अगर हम कार्य की बात करें तो यहाँ पे डब्ल्यू बराबर हो जाएगा एम जी एच, तो एम का मान कितना होगा, 100 हो गया, जी का मान 10 होता है, और एच का मान जो है 20 हो गया। तो यहाँ पे कितना आंसर हो गया, 20, 40, ठीक है। इस प्रकार से 20,000 यहाँ पे प्राप्त होगा, 20,000 क्या होगा, ये जूल होगा।
तो इस प्रकार से ये आंसर हो गया। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, सबसे पहले देखें कार के बारे में, और कार पर जो है न्यूमेरिकल भी किया, और कार कब अधिकतम होता है और कार कब न्यूनतम होता है, ठीक है। इसके बारे में देखा 0 डिग्री और 90 डिग्री। 90 डिग्री पे जो है कार क्या होता है, ये न्यूनतम होता है, क्योंकि काश 90 अंश का मान 0 होता है, और उसके बाद में काश 0 अंश का मान ये 1 होता है। जब 1 रहेगा तो ये मैक्सिमम कार होगा, और जब 90 डिग्री रहेगा तो ये शून्य कार होगा, ठीक है। तो उस दर को कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को जो है शक्ति कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कार्य P बराबर होता है W/T, ठीक है। जहाँ पे ये डिनोट करता है, W क्या है, W आपका जो है वर्क है, और उसके बाद में T क्या है, T आपका जो है टाइम है, और यहाँ पे P आपका हो जाएगा पावर, ठीक है। तो यहाँ पे शक्ति उस दर को कहते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दर को कहते हैं। दर इसलिए लिखा है क्योंकि जो है P बराबर W/T है, T यहाँ पे T से अगर भाग दे रहे हैं तो वहां पे दर हो जाता है। तो दर को मापता है जिस पर कार्य किया जाता है, ठीक है, यानी कितनी तेजी से कार्य किया जाता है। तो इसको जो है निम्नलिखित सूत्रों द्वारा मापा जाता है। P बराबर W/Q, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये आपके एग्जाम में जो है ये टॉपिक नहीं है, लेकिन जो है ऊर्जा से पहले जो है ये शक्ति को पढ़ना जरूरी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं P शक्ति है, पावर, और उसके बाद में W है, और T जो है समय है। अगर किसी मशीन या व्यक्ति के कम समय में ज्यादा कार्य होता है, ठीक है, कम समय में ज्यादा कार्य होता है, तो उसकी शक्ति जो है ज्यादा होती है। अब यहाँ पे देख सकते हैं P इनवर्सली 1/T। अगर समय कम है तो पावर अधिक होगा, अगर पावर कम है तो जो है समय अधिक होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये आपका जो है शक्ति का टॉपिक जो है कंप्लीट हुआ, और उसके बाद में हम लोग देखते हैं इसकी इकाई क्या होती है, क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एसआई मात्रक की बात करें तो वाट होता है, और एमकेएस, ये एमकेएस जो है ये मॉडिफिकेशन वर्जन है एसआई, तो ये वाट दोनों का होता है, ठीक है। और सीजीएस में जो है अर्ग होता है, अर्ग प्रति सेकंड, और एक अर्ग प्रति सेकंड बराबर 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। 1 वाट बराबर 10⁻7 अर्ग प्रति सेकंड। तो इस प्रकार से जो है ये शक्ति आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके बाद में हम लोग ऊर्जा की बात करेंगे, ठीक है, ऊर्जा की बात करेंगे, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। सॉरी, यहाँ तो जो है ऊर्जा के बारे में हम अगर देखें तो ऊर्जा वह क्षमता होती है जिसके द्वारा कोई वस्तु जो है कार्य कर सकती है। ऊर्जा को कई रूपों में मापा जाता है, जैसे हो गया यांत्रिक ऊर्जा हो गया, ऊष्मीय ऊर्जा हो गया, रासायनिक ऊर्जा हो गया, विद्युत ऊर्जा हो गया। अगर यांत्रिक ऊर्जा की बात करें, यहाँ पे जो है आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, किसमें स्थितिज ऊर्जा होता है, किसमें गतिज ऊर्जा होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, किसी वस्तु की उसकी विशेष स्थिति के कारण जो ऊर्जा उसमें निहित होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यह उस ऊर्जा को बताती है जो किसी वस्तु के उसके स्थान स्थिति के कारण, जैसे मान लो कि यहाँ पे जो है कोई बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, तो यह एक स्थान पे रखा हुआ है, तो इसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा इसमें निहित रहेगी उसे जो है स्थितिज ऊर्जा यू कहेंगे, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी से कहते हैं। जैसे घड़ी में चाबी भरना, यहाँ पे एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है कि घड़ी में चाबी भरना किस प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो Pe बराबर mgh होता है। यहाँ पे m क्या डिनोट करता है, m जो है वस्तु का द्रव्यमान हो गया, और उसके बाद में g क्या है, g जो है गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, और h की अगर बात करें तो h यहाँ पे ऊंचाई हो गया, ठीक है, हाइट। अब यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या बना हुआ है कि 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसको हम देखते हैं। घड़ी में चाबी भरने पर स्प्रिंग में
ऊर्जा किस रूप में एकत्रित होती है? तो ये जो है आपका जो है यहाँ पे देख सकते हैं स्थितिज ऊर्जा जो है इसमें होती है। यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं, ठीक है? उसके बाद में ऊर्जा किसे कहते हैं? विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का संक्षिप्त विवरण दीजिए। यानी सभी प्रकार की ऊर्जाएं जो यांत्रिक ऊर्जा होता है, ऊष्मीय ऊर्जा होता है, रासायनिक ऊर्जा होता है, नाभिकीय ऊर्जा होता है, ठीक है? विद्युत ऊर्जा होता है, इन सभी के बारे में जो है यहाँ पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखना, ये 2 नंबर का आपका एग्जाम में आता है, ठीक है? तो ऊर्जा किसे कहते हैं? तो ऊर्जा को यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊर्जा वह क्षमता होती है जिसके द्वारा कोई वस्तु कार्य कर सकती है। ऊर्जा को कई रूपों में मापा जाता है। जैसे हो गया यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है कि घड़ी में चाबी भरने पर स्प्रिंग में ऊर्जा किस रूप में संचित होती है, एकत्रित होती है, ठीक है? तो स्थितिज ऊर्जा हो गया इसका आंसर। उसके बाद में ऊर्जा किसे कहते हैं, ये हम देख चुके हैं और विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं के बारे में हम आगे जो है बात करने वाले हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन 2022 में बना हुआ है कि यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? तो यांत्रिक ऊर्जा की हम बात करें तो यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, स्थितिज ऊर्जा, उसके बाद में गतिज ऊर्जा। तो चलिए हम लोग एक-एक ऊर्जा के बारे में बात करेंगे और ऊर्जा की क्या इकाई होती है इसको सबसे पहले हम देखते हैं। तो ऊर्जा की इकाई की बात करें तो एसआई प्रणाली में ऊर्जा की इकाई जो होती है ये जूल होता है। और अगर बात करें कि 1 जूल किसे कहते हैं, ठीक है? तो 1 जूल वह ऊर्जा होती है जो 1 न्यूटन के बल से 1 मीटर दूरी तक कार्य करने में लगती है। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 जूल बराबर 1 न्यूटन बल के 1 मीटर दूरी। यहाँ पे न्यूटन जो है बल का मात्रक होता है और 1 मीटर दूरी, 1 मीटर दूरी मतलब यहाँ पे हो जाएगा यल, ठीक है? तो इसका क्या परिभाषा हुआ कि 1 जूल वह ऊर्जा होती है जो 1 न्यूटन बल से 1 मीटर दूरी तक कार्य करने में, मान लो कि ये 1 मीटर है, 1 मीटर, तो 1 दूरी तक जो कार्य करने में जो है लगती है 1 मीटर, ठीक है? 1 न्यूटन का बल, 1 न्यूटन का बल, 1 न्यूटन का बल 1 मीटर दूरी में कार्य करने में जो लगता है उसे जो है 1 जूल कहते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं 2022 में ऑब्जेक्टिव में आपके एग्जाम में पूछा है कि एमकेएस, एमकेएस में ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, ठीक है? तो एसआई का जो है मॉडिफिकेशन वर्जन क्या होता है? एमकेएस होता है। सॉरी, यहाँ पे एमकेएस का मॉडिफिकेशन वर्जन जो है एसआई होता है। पहले एमकेएस होता था, उसके बाद में एसआई होता है। तो यहाँ पे जो है एसआई में जो यूनिट होता है वही एमकेएस में होता है। तो एमकेएस में भी जूल होगा, ठीक है? तो यहाँ पे जो है जूल यहाँ देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे आपका सही है। उसके बाद में हम विभिन्न प्रकार की ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऊर्जा किसे कहते हैं इसके बारे में बात कर चुके हैं और विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का संक्षिप्त विवरण हम लोग अब देखने वाले हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं? यह ऊर्जा जो है किसी वस्तु की गति या स्थिति के कारण होती है, ठीक है? तो गति के कारण अगर बात करें तो किसी वस्तु में जो है गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, यानी गतिज ऊर्जा उसे कहेंगे, ठीक है? और स्थिति के कारण जो होगी उसे स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है? जैसे घड़ी में चाबी भरना, ठीक है? तो यहाँ पे देख सकते हैं यह 2 प्रकार की होती है। ये भी एग्जाम में पूछा गया कि यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं? तो यांत्रिक ऊर्जा जो है 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट की बात करें तो स्थितिज ऊर्जा हो गया, जो कि किसी वस्तु की विशेष स्थिति के कारण उसमें जो ऊर्जा निहित होती है, संग्रहित होती है, उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और अगर गतिज ऊर्जा की बात करें तो किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा उसमें रहती है, उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब सेकंड की हम बात करें तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा के बारे में हम बात करते हैं। इसे कहते हैं थर्मल एनर्जी, ठीक है? इसको जो है तापीय ऊर्जा भी कहते हैं, तापीय ऊर्जा के भी नाम से जानते हैं।
यह ऊर्जा वस्तु के अणुओं के कंपन या गति के कारण होती है। जैसे अणु, मान लो कि ये हो गया, इस अणुओं में जब कंपन होता है या गति होती है तो इसमें घर्षण के कारण टेम्परेचर जो है उत्पन्न होता है, ठीक है। तो उसमें जो है कंपन या गति के कारण जो है तापीय ऊर्जा जो है उत्पन्न होती है। इसी को जो है उष्मीय ऊर्जा कहते हैं। अगर एग्जाम में पूछ ले तो उष्मीय ऊर्जा जो है किसके द्वारा उत्पन्न होती है, तो अणुओं में जो वाइब्रेशन होता है और गति होती है, मोशन होता है, ठीक है। तो उसी के कारण जो है उष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। अधिक तापमान वाली वस्तुओं में अधिक उष्मीय ऊर्जा होती है, टेम्परेचर अधिक होगा तो वहां पे जो है उष्मीय ऊर्जा का मान अधिक होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से उष्मीय ऊर्जा के बारे में बात की। अब हम देखते हैं विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा जो होता है ये इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण होता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण होता है। और अभी हम लोगों ने पढ़ा कि उष्मीय ऊर्जा किसके कारण होता है, ये जो अणुओं में कंपन होता है उसके कारण होता है। लेकिन अगर बात करें तो विद्युत ऊर्जा जो होता है ये इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण होता है। विद्युत ऊर्जा का उपयोग जो है अलग अलग प्रकार के जो विद्युत उपकरण होते हैं उसको जो है चलाने के लिए किया जाता है, और इस ऊर्जा का प्रयोग जो है विद्युत उपकरणों को चलाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे संक्षिप्त वर्णन आपके एग्जाम में पूछता है तो इतना जो है काफी है। तो विद्युत ऊर्जा हम लोग पढ़े, और उसके बाद में यहाँ पे तापीय, ये उष्मीय ऊर्जा या इसी को कहते हैं तापीय ऊर्जा, और यांत्रिक ऊर्जा के बारे में पढ़े। अब हम लोग देखते हैं 4 नंबर में रासायनिक ऊर्जा। यह ऊर्जा पदार्थ के अणुओं और परमाणुओं के बीच रासायनिक बंध जो होते हैं, जो केमिकल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि H2O है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड रहेगा इसके कारण जो ऊर्जा रहेगी, ठीक है, उसे कहेंगे रासायनिक ऊर्जा। ये जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड के कारण जो ऊर्जा निहित होती है इसमें कहते हैं रासायनिक ऊर्जा। जब रासायनिक बंध, ये बॉन्ड जो होता है ये जब टूटता है या बनते हैं तो उसमें ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है। जैसे हो गया बैटरी, ईंधन में और भोजन में, इन सभी में जो है रासायनिक ऊर्जा होती है, केमिकल एनर्जी होता है। अब हम बात करते हैं प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा क्या होता है, यह ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में जो है रहता है, ठीक है। सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा होती है प्रमुख रूप से प्रकाश ऊर्जा, जिसे पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग करते हैं, इसको जो है प्रकाश ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। प्रकाश ऊर्जा जो है वो रासायनिक ऊर्जा में जो है कन्वर्ट होती है, तो प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधे जो है अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अगर हम 6 नंबर की बात करें तो यहाँ पे है ध्वनि ऊर्जा। यह ऊर्जा किसी वस्तु में जो है, किसी वस्तु के अणु जो होते हैं उसमें कंपन से उत्पन्न होती है और तरंगों में जो है यात्रा करती है, और तरंग में जो है यात्रा करती है, ठीक है। कोई वस्तु हो गया, उसमें जो वाइब्रेशन होता है, ठीक है। इस प्रकार से मान लो कि यहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ है, इसमें जो कंपन होगा तो कंपन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे कहते हैं ध्वनि ऊर्जा, ठीक है। जब कोई वस्तु कंपन करती है तो वह ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न करती है, ठीक है। तो इसे कहेंगे ध्वनि ऊर्जा। ध्वनि ऊर्जा के बारे में हम लोगों ने देखा। उसके बाद में हम देखते हैं कि नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा क्या होता है कि ये परमाणु के नाभिक में जो है संग्रहित होता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नाभिक रहता है और चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते हैं। नाभिक में कौन कौन सा रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यह ऊर्जा परमाणु के नाभिक में संग्रहित होता है। यह दो प्रक्रियाओं से मुक्त होता है, जब नाभिकीय विखंडन होता है, ठीक है, और उसके बाद में नाभिकीय संलयन होता है। भारी नाभिक के विखंडन से ऊर्जा उत्पन्न होती है और हल्के नाभिक के मेल से जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसे हो गया परमाणु रिएक्टर और सूर्य की ऊर्जा, इसमें जो है नाभिकीय ऊर्जा होती है इन दोनों में। उसके बाद में अगर हम 8 नंबर की बात करें तो चुंबकीय ऊर्जा के बारे में, मैग्नेटिक एनर्जी या चुंबकीय क्षेत्र में जो है संग्रहित होती है, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे जो है चुंबक हो गया, कोई मैग्नेट हो गया, नॉर्थ साउथ, इसमें जो ऊर्जा होती है ये चुंबकीय क्षेत्रों में संग्रहित होती है, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। जब विद्युत प्रवाह एक तार से होकर गुजरता है तो वह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है।
मान लो कि यहाँ पे जो है ये विद्युत तार हो गया और इसको जो है इसमें विद्युत जोड़ दिए, तो यहाँ पे जो है ये जो चुंबकीय क्षेत्र जो है उत्पन्न होगा, ठीक है, और इसके द्वारा जो है चुंबकीय ऊर्जा उत्पन्न होगी। 9 नंबर की अगर हम बात करें तो गुरुत्वीय ऊर्जा, यह ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के कारण संग्रहित होती है। वस्तु जितनी ऊंचाई पर रहेगी उसमें उतनी ही अधिक गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगी। अगर हम स्थैतिक ऊर्जा की बात करें, इलास्टिक एनर्जी, तो यह ऊर्जा किसी वस्तु के खिंचाव या संपीड़न के कारण संग्रहित होती है, ठीक है। स्थैतिक इलास्टिक एनर्जी जैसे हो गया स्प्रिंग, स्प्रिंग मान लो कि यहाँ पे ये आपका स्प्रिंग हो गया, ठीक है, और रबड़ हो गया ये, अगर इसको दबाने पर ये हल्का छोटा हो जाए, ठीक है। तो इसमें जो एनर्जी रहती है यानी खिंचाव के कारण, कि स्प्रिंग को जो है अगर हम खींचते हैं इधर इधर अगर हम खींचते हैं या संपीड़न करते हैं, इसको अगर संपीड़न करते हैं इस प्रकार से ये अंदर की ओर, तो ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसके कारण जो संग्रहित होती है उसे जो है हम स्थैतिक ऊर्जा कहते हैं। तो स्प्रिंग में जैसे हो गया और रबड़ बैंड में, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल आप लोग याद किए रहिएगा, ये से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसके बाद में 11 नंबर परमाणविक ऊर्जा, एटॉमिक एनर्जी जो होता है, यह ऊर्जा परमाणुओं के बीच बंधनों में होता है। परमाणु ऊर्जा का प्रयोग जो है विद्युत उत्पादन तथा हथियारों में किया जाता है। जो एटॉमिक एनर्जी होता है ये बिजली उत्पादन और हथियारों में किया जाता है। इन विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का जीवन के हर क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है और ये ऊर्जा विभिन्न रूपों में परिवर्तित भी किए जाते हैं, ठीक है। जैसे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करना, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना। तो इन सभी का जो है हमारे जीवन में जो है बहुत ही उपयोग होता है। तो यहाँ पे जो है यांत्रिक ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो किसी वस्तु की गति और उसकी स्थिति के कारण उत्पन्न होती है। यानी यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है, यहाँ पे अगर यांत्रिक ऊर्जा की बात करें तो यांत्रिक ऊर्जा बराबर हो जाएगा आपका गतिज ऊर्जा हो जाएगा, जो कि के से डिनोट करते हैं, और उसके बाद में जो स्थितिज ऊर्जा होता है इसका जो योगफल होता है, इसका अगर हम सम कर दे तो यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा। ये होता है आपका यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया होगा कि यांत्रिक ऊर्जा जो है किसे कहते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा, और उसके बाद में स्थितिज ऊर्जा जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का योगफल होता है उसे हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अब अगर सरल भाषा में देखें तो यह ऊर्जा किसी वस्तु की गतिज, यहाँ पे देख सकते हैं, किसी वस्तु की गतिज और स्थितिज ऊर्जा का जोड़ होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आया ये यांत्रिक ऊर्जा है, ये आपका हो जाएगा गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, और उसके बाद में ये आपका हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। तो आपके एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन बन जाए कि यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं, तो यांत्रिक ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो इतना आप लोगों को समझ में आया। अब इसके हम जो है कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा किस प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो वृत्ताकार घुमाव जो पेंडुलम होता है, यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं ये पेंडुलम आपका है, ठीक है। इसमें क्या दे रहा है कि जब एक लटकता हुआ पेंडुलम बिंदु यहाँ ये है, बिंदु ए से बिंदु बी की ओर जाता है, यानी ये से लेकर बी तक जब ये जाता है तो वह स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में बदलता है। यहाँ पे जब स्थिर रहता है, मान लो कि ऐसे है, ये बिंदु ये हो गया आपका और ये बिंदु बी हो गया, यहाँ पे स्थित स्थित रहता है तो इसमें जो है स्थितिज ऊर्जा रहता है। जब यहाँ से जो है ए से लेकर पॉइंट ए से बी तक जाता है तो वो जो है गतिज ऊर्जा में जो है बदलता रहता है। जैसे जैसे पेंडुलम नीचे की ओर जाता है उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है और स्थितिज ऊर्जा जो है घटती जाती है। यहाँ देख सकते हैं स्थितिज ऊर्जा यहाँ हो गया और ये गतिज ऊर्जा हो गया। तो इस प्रकार से इसका जो योग होगा वो यांत्रिक ऊर्जा होगा। अगर सेकंड की हम बात करें तो फुटबॉल किक करना, ठीक है।
जब कोई खिलाड़ी फुटबॉल को किक करता है तो गेंद में गतिज ऊर्जा होती है, यानी जब किक करने के लिए गतिज ऊर्जा क्या होता है, फार्मूला यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाफ mv स्क्वायर। यानी गतिज ऊर्जा उत्पन्न होने के लिए आप यहाँ पे जरूरी है कि मास होना चाहिए। यहाँ पे जैसे हो गया जब कोई खिलाड़ी फुटबॉल को किक मारता है, मान लो ये कि यहाँ पे फुटबॉल हो गया, ठीक है, ये आपका फुटबॉल हो गया। फुटबॉल में आपका मास होगा जो कि द्रव्यमान होगा, और गतिज ऊर्जा के लिए क्या जरूरी है कि इसमें जो है इसको बेग दिया जाए। तो जब यहाँ पे जो है किक मारता है तो उसको जो है गतिमान किया जाता है, यानी बेग दिया जाता है। तो इस प्रकार से काइनेटिक एनर्जी द्रव्यमान पहले से रहेगा फुटबॉल का कुछ, उसके बाद में जो गति हम देंगे उसमें कुछ कुछ बेग से जो है यहाँ पे देख सकते हैं, तो गेंद में गतिज ऊर्जा आ जाती है, ठीक है। यानी किक मारने से गेंद में गतिज ऊर्जा आ जाती है और वह गति करती है। जैसे ही गेंद हवा में उठती है उसकी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदलती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम लोग दो एग्जाम्पल देखें, उसके बाद में हम बात करें ये थर्ड एग्जाम्पल की। अगर हम बात करें तो झरना जो होता है, झरना जो होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं झरना, यहाँ ऊपर की तरफ जो है स्थितिज ऊर्जा होता है, और उसके बाद में जब ये झरना नीचे आने लगता है तो ये गति इसमें उत्पन्न हो जाती है। तो गति के कारण इसमें क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो ये भी एग्जाम्पल हो गया, यानी झरने से गिरता हुआ पानी स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में बदलता है। यानी पानी जब ऊपर रहता है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा रहती है, और जब वो नीचे आने लगता है तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, इसका फार्मूला कि U बराबर स्थितिज ऊर्जा का क्या होगा, U बराबर mgs। अब ये किस पे डिपेंड करता है, ये मास पे डिपेंड करता है। उसके बाद में ग्रेविटी रहेगा और हाइट रहेगा, कुछ हाइट से आता है, ठीक है। यानी जितनी हाइट पे रहेगा ये उसकी स्थिति के कारण स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होती है, लेकिन गतिज ऊर्जा की अगर हम बात करें तो हाफ mv स्क्वायर होता है। गतिज ऊर्जा के लिए क्या जरूरी है कि मास होना चाहिए और उसमें वेलोसिटी होना चाहिए। तो यही है कि झरने से गिरता हुआ पानी स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में बदलता है। अब यहाँ पे क्यों लिखा है, ऐसा क्यों नहीं लिखा है कि गतिज ऊर्जा से स्थितिज ऊर्जा में बदलता है, क्योंकि पहले यहाँ पे झरना का पानी जो है स्थिर रहता है, इसीलिए इसकी स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं इसको पहले बताया गया है वह प्रीवियस वीडियो में कि स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु की स्थिति के कारण उत्पन्न होती है, लेकिन गतिज ऊर्जा उसकी गति के कारण उत्पन्न होती है, ठीक है। तो जब स्थित है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा हो गया, यानी स्थिति से यहाँ से जब पानी बहता है तो ये नीचे आता है, यानी स्थितिज ऊर्जा से ये गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, ठीक है, यानी बदलता है। पानी जब ऊंचाई से गिरता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है, जिससे वह तेजी से बहने लगता है, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा झरना का एग्जाम्पल। उसके बाद में हम फोर्थ नंबर देखते हैं कि बंदूक से गोली चलाना, शूटिंग ए बॉल। तो जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो गोली में उच्च गति से गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। क्योंकि वहां पे गति दिया जाता है तो उसमें गोली में जो है उच्च गति से गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो उसे आगे की ओर तेजी से ले जाने के लिए सहायता करता है। बंदूक की बैरल में रासायनिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलती है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें तो बाइक चलाना। जब कोई व्यक्ति साइकिल चलाता है तो उसकी मांसपेशियों से उत्पन्न शक्ति साइकिल के पहियों में गतिज ऊर्जा उत्पन्न करती है। यानी मांसपेशियों में जो ऊर्जा रहती है वो गति उत्पन्न उसकी मांसपेशियों से उत्पन्न जो शक्ति होती है वो साइकिल की पहियों में जो है गतिज ऊर्जा जो है उत्पन्न करती है, जिससे साइकिल जो है आगे बढ़ता है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि जो है ये यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, इसके जो अलग अलग एग्जाम्पल देखे तो यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा की अगर हम बात करें, यहाँ पे देख सकते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, और उसके बाद में काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा। तो आपके डीएलएड में यहाँ से पूछ सकता है, यांत्रिक ऊर्जा का जो है सूत्र पूछ सकता है कि यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं, किसका किसका योग होता है, और उसके बाद में इसका जो है एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो इसके बाद में हम देखते हैं कि ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है। किसी बंद तंत्र में कुल ऊर्जा सदैव स्थिर रहती है। मान लो कि कोई बंद तंत्र है, इसमें जो ऊर्जा रहेगा स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा यानी सब कुछ इसमें जो रहेगा, जो
अणुओं के बीच ऊर्जा लगेगा, सब कुछ जो है यहाँ पे कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है, ठीक है? तो ये हो गया ऊर्जा संरक्षण का नियम। यहाँ पे आपके एग्जाम में पूछा गया है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है, ठीक है? तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ऊर्जा संरक्षण का नियम यह कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। इसको एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे आपका यहाँ पे गतिज ऊर्जा हो गया, स्थितिज ऊर्जा हो गया, जो झरना वाला एग्जाम्पल था। यहाँ से कि मान लो इस प्रकार से झरना गिर रहा है, यहाँ स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा, और यहाँ पे है गतिज ऊर्जा। जब गति करने लगता है यानी झरना गिरने लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्थितिज ऊर्जा किस में कन्वर्ट हुआ? गतिज ऊर्जा में। और जो हमने यांत्रिक ऊर्जा अभी पढ़ा है, यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा, ये यांत्रिक ऊर्जा जो होता है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का जो है योगफल होता है। यानी हमेशा ये मान लो कि यहाँ पे स्थित है, जब धीरे धीरे यहाँ से जो है गति करने स्टार्ट कर देगा तो इसमें जो है धीरे धीरे जो है गति उत्पन्न हो जाएगी और नीचे जाते जाते इसका वेग जो है अधिक हो जाएगा, जिसके कारण इसकी गतिज ऊर्जा अधिक हो जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ऊर्जा जो है स्थितिज ऊर्जा, ये कन्वर्ट हुआ गतिज ऊर्जा में। तो इस प्रकार से ये मतलब नष्ट नहीं इसको कर सकते हैं, ये एक रूप से दूसरे रूप में इसको केवल परिवर्तित कर सकते हैं। यही जो है ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है? अब हम इसके जो मुख्य बिंदु होते हैं उसको हम देखते हैं। ऊर्जा का रूपांतरण, यानी ऊर्जा को हम एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। ऊर्जा संरक्षण की अगर बात करें तो ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है, जैसे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है? ये सब जो है आप सभी लोगों को हमने पहले ही चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यांत्रिक ऊर्जा को आप विद्युत ऊर्जा में चेंज कर सकते हैं और या रासायनिक ऊर्जा में को ऊष्मीय ऊर्जा में, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और उसके बाद में जो रासायनिक ऊर्जा होता है इसको जो है ऊष्मीय ऊर्जा में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। परंतु ऊर्जा की कुछ मात्रा हमेशा समान रहती है। अगर बंद तंत्र यानी क्लोज सिस्टम की बात करें, ठीक है? क्लोज सिस्टम की बात करें, यदि हम एक बंद तंत्र की बात करें जहां बाहर से कोई ऊर्जा ना आए और ना निकले, इधर से कोई ऊर्जा बाहर से अंदर ना कोई ऊर्जा जाए, ना अंदर से बाहर कोई ऊर्जा निकले, तो उस यंत्र में ऊर्जा की कुल मात्रा जो होती है वो जो है स्थिर रहती है। भले ही ऊर्जा के विभिन्न रूपों में परिवर्तित हो लेकिन कुल ऊर्जा वही रहेगी, ठीक है? तो इस प्रकार से ऊर्जा का रूपांतरण होता है। और अगर क्लोज सिस्टम हो गया तो उसमें क्या होगा कि वहां पे ऊर्जा जो है नियत रहेगी, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है? ना ऊर्जा बाहर जाएगी ना ऊर्जा अंदर आएगी। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा ऊर्जा संरक्षण का नियम। उसके बाद में यहाँ पे हम अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल जो है पहले बता चुके हैं, लेकिन देख लीजिए। जब कोई गेंद ऊपर फेंकी जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा धीरे धीरे स्थितिज ऊर्जा में बदली जाती है। अब जैसे मान लो कि यहाँ से हमने गेंद फेंका और गेंद यहाँ पे आ गया, तो स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh, ठीक है? अब इसमें स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? इसमें मास होना चाहिए, ग्रेविटी होना चाहिए, और जो हाइट होता है यहाँ पे हाइट हो गया। मान लो कि यहाँ पे गेंद है, ये गेंद हो गया, और गेंद का अगर मास की बात करें तो यम हो गया, ठीक है? हाइट भी हो गया। तो इसमें एक किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें जो है स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है? तो उसकी गतिज ऊर्जा यहाँ से जब हमने इसको वेलोसिटी दिया तो इसमें जो है v वेग से इसको फेंका, ठीक है? तो गतिज ऊर्जा के लिए क्या आवश्यक है? के बराबर होता है हाफ mv²। मास तो गेंद का होगा। उसके बाद में अगर वेग की बात करें तो जब नीचे से हम फेंकते हैं गेंद को तो उसमें वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी के कारण क्या होता है? गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है? तो यहाँ पे नीचे गतिज ऊर्जा जो होता है धीरे धीरे स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि जब हम गेंद को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो फेंकते वक्त जो है गतिज ऊर्जा, और जब ऊपर जाता है स्थिति तो स्थिति ऊर्जा में जो है पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। लेकिन ऊंचाई पर पहुंचने पर भी कुल ऊर्जा वही रहती है, यानी कुल ऊर्जा वही रहती है। जब गेंद वापस गिरती है तो स्थिति ऊर्जा फिर से गतिज ऊर्जा में बदलती है। देखिए यहाँ से जब गेंद है नीचे से ऊपर गया, उसके बाद में ऊपर से नीचे आया,
फिर भी जो है स्थितिज ऊर्जा जो होती है फिर से गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होने लगती है। ठीक है, अब इसको इस प्रकार से समझिए, यहाँ पे पहले गतिज ऊर्जा था, इसको जब ऊपर गया तो यहाँ पे यू हो गया। ठीक है, उसके बाद में ये क्या हुआ, यू जो है दोबारा जो है गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होने लगा, यू का मान के में कन्वर्ट होने लगा। ठीक है, एक बिजली के बल्ब में विद्युत ऊर्जा, जो बल्ब होता है उसमें विद्युत ऊर्जा को जो है प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। विद्युत बल्ब हो गया, इससे प्रकाश उत्पन्न होता है और उसके बाद में जो ऊष्मा उत्पन्न होती है ये ऊष्मा में परिवर्तित किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा का रूप बदलता है, लेकिन ऊर्जा की जो मात्रा होती है कुल वही रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया है, यांत्रिक ऊर्जा के बारे में पढ़ा और उसके बाद में हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़े और उसके बाद में इसका जो है एग्जाम्पल भी हम लोगों ने किया। ऊर्जा का रूपांतरण, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, ऊर्जा का रूपांतरण, यहाँ पे देख सकते हैं एनर्जी यानी रूपांतरण, इसका रूप चेंज करना है हमको, यानी एक रूप से दूसरे रूप में किस प्रकार से ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इसके बारे में हम लोगों ने बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डीएलएड, ये डीएलएड 2016 में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या बना हुआ है कि यहाँ पे ऊर्जा रूपांतरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा रूपांतरण से आप क्या समझते हैं इतना लिख दीजिएगा, और यांत्रिक एवं विद्युत ऊर्जा के रूपांतरण को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो हम लोग अभी देखेंगे यांत्रिक ऊर्जा के बारे में, और जो विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल्स के जो है डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऊर्जा रूपांतरण से क्या होता है। ठीक है, क्या समझते हैं। तो ऊर्जा प्रक्रिया होती है जिसमें ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। ठीक है, जैसे गतिज ऊर्जा, ये स्थितिज ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में ये रूपांतरण होता है, तो इसी को कहते हैं ऊर्जा का रूपांतरण। ठीक है, इसमें जो है ऊर्जा का रूप बदलता है। ठीक है, ऊर्जा का रूप बदलता है, लेकिन ऊर्जा की कुल मात्रा हमेशा स्थिर रहती है। अब स्थिर क्यों क्यों रहती है, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण के नियम के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ऊर्जा की कुल मात्रा जो होती है, मात्रा हमेशा जो है निश्चित रहती है, लेकिन अगर कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो इसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे कि ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार बताया गया है, ऊर्जा का रूपांतरण विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक और मानव निर्मित तंत्रों में होता है। ठीक है, प्राकृतिक और मानव तंत्रों में होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बात किया कि ऊर्जा का रूपांतरण से आप क्या समझते हैं, ऊर्जा का रूपांतरण क्या होता है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग बात करने वाले हैं कि ऊर्जा रूपांतरण के जो कुछ उदाहरण है, यहाँ से आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनते हैं, और उसके बाद में जो है लघुत्तरीय और अति लघुत्तरीय में प्रश्न यहाँ से आते हैं भर भर के। ठीक है, तो हम इसके एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिया है कि विद्युत ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले हम हीटर ले लेते हैं। ठीक है, तो हीटर क्या होता है, ये विद्युत ऊर्जा, इसको जो है विद्युत चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे विद्युत ऊर्जा जो हीटर चलता है, इसी को जो है इलेक्ट्रॉनिक कुकर भी कहते हैं। जब इसका हम प्रयोग करते हैं तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कुकर, विद्युत ऊर्जा जो है गर्मी में बदल जाती है, इसीलिए विद्युत ऊर्जा जो है ये ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद में सेकंड की हम बात करते हैं, रासायनिक ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा। जो आपका रासायनिक ऊर्जा होता है यानी केमिकल एनर्जी होता है, वो यांत्रिक ऊर्जा में किस प्रकार से बदलता है। आप लोगों ने वाहनों में देखा होगा, जो वाहन के ईंधन होते हैं जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सभी रासायनिक ऊर्जा के स्रोत होते हैं। जैसे इनको जब जलने पर जो है रासायनिक ऊर्जा क्या होता है, ये यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और वाहन आगे चलने लगता है। अगर हम थर्ड की बात करें तो सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, जो सोलर पैनल होता है और सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करता है, तो यहाँ से सौर ऊर्जा जो होता है वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। जब विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होता है तो इससे हम टीवी चलाते हैं। ठीक है, और पंखा चलाते हैं,
इसके अलावा भी जो है अन्य जो बिजली के लगाए जाते हैं, बल्ब भी जलाते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से जो है सूर्य के प्रकाश द्वारा सोलर पैनल के द्वारा ये सौर ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं जिसे विभिन्न उपकरणों को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो बिजली के अलग-अलग उपकरण होते हैं उसको चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे आपके एग्ज़ाम में डीएलएड में डीएलएड में क्या क्वेश्चन बना हुआ है कि सोलर सेल में मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण होता है। जो सोलर सेल होता है, सोलर पैनल होता है, उसमें ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार से होता है, ठीक है? तो प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। यहाँ पे देख सकते हैं प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है, ठीक है? यहाँ ये थर्ड एग्जाम्पल जो है, ये यहाँ से आपका ये आंसर यहाँ से निकल गया। अब उसके बाद में हम देखते हैं जो अलग-अलग प्रकार के जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि ये आपके जो है सिलेबस में दिया हुआ है कि ऊर्जा का रूपांतरण। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है? तो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा जैसे आपका बैटरी हो गया, कोई बैटरी हो गया, ठीक है? बैटरी में जो संग्रहित रासायनिक ऊर्जा होती है, जब बैटरी का हम उपयोग करते हैं तो विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है और उससे अनेक प्रकार के उपकरण चलाए जाते हैं। जैसे रासायनिक ऊर्जा का हम किस में चेंज किए? विद्युत ऊर्जा में। जैसे आपका बैटरी हो गया, इस प्रकार से ये बैटरी हो गया, इन्वर्टर का जो बैटरी रहता है, उसमें रासायनिक ऊर्जा होता है यानी केमिकल एनर्जी होता है और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम आगे बात करें तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, जो जल विद्युत यंत्र होते हैं जैसे हो गया टरबाइन, जब टरबाइन को घुमाते हैं तो वहां पे यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है? तो यांत्रिक ऊर्जा किसमें? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। टरबाइन पर यहाँ पे देख सकते हैं टरबाइन घूमती है जिससे बिजली बनती है और बिजली बनती है तो ये विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम आगे बात करें तो विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा जब हम बल्ब या ट्यूबलाइट जलाते हैं, ठीक है? तो जो विद्युत ऊर्जा होती है, ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा में जो है परिवर्तित हो जाती है। प्रकाश ऊर्जा में और ऊष्मा में ये कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद में हम बात करें रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा जैसे आपका ये लकड़ी हो गया, ठीक है? लकड़ी या कोयला हो गया, इसको जलाने से जो इसमें ऊर्जा होती है, लकड़ी में क्या होता है? कार्बन होता है, ठीक है? तो ये रासायनिक ऊर्जा केमिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी जो है ये ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है? अब उसके बाद में यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा, जैसे आपका ड्रम हो गया, जब ड्रम बजाया जाता है तो ड्रम की सतह पर जो है लगाया गया बल यांत्रिक ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में जो है बदल जाता है। जो यहाँ पे इस पे ड्रम पे जो हम बल लगाते हैं ये यांत्रिक ऊर्जा हो गया और यांत्रिक ऊर्जा से क्या होता है ये ध्वनि ऊर्जा में जो है कन्वर्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे ऊर्जा का अपव्यय, ये सेकंड टॉपिक है इस वीडियो का, ऊर्जा का अपव्यय। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2017 में यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। क्या बना हुआ है कि हम ऊर्जा का अपव्यय कहाँ-कहाँ करते हैं, ठीक है? और ऊर्जा को संरक्षित करने के विभिन्न तरीके के बारे में बात बताइए। तो इसके बारे में हम लोग बात करने वाले तो ऊर्जा का अपव्यय। तो ऊर्जा का अपव्यय जो होता है विभिन्न स्थानों और प्रक्रियाओं में होता है, जहाँ हम अनावश्यक रूप से ऊर्जा का उपयोग करते हैं या उसे बेकार होने देते हैं, ठीक है? यानी जहाँ पे जो है जितने यूनिट की आवश्यकता है उससे अधिक यूनिट जब आने लगे तो समझ लो कि जो है आप ऊर्जा का अपव्यय करते हैं। ऊर्जा का अपव्यय हमारे संसाधनों में अनियमित और अव्यवस्थित उपयोग की ओर इशारा करता है, जिससे पर्यावरण और आर्थिक नुकसान भी होता है, ठीक है? तो आप लोग ऊर्जा बचाए रहिए। तो जैसे कहाँ-कहाँ पे जो है ऊर्जा का अपव्यय होता है इसको हम लोग देखने वाले हैं क्योंकि ये आपके सिलेबस का टॉपिक है। सबसे पहले हम देखते हैं घरों में। घरों में जो लाइट, पंखे और टीवी चालू करके छोड़ देते हैं वहाँ पे भी जो है अनावश्यक बिजली जो है खत्म होती है। उसके बाद में खराब इंसुलेशन वाले घरों में हीटिंग और कूलिंग के दौरान जो है ऊर्जा की हानि होती है। जैसे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा लंबे समय तक खुला छोड़ने पर होता है। पुरानी और कम क्षमता वाले उपकरणों का उपयोग होता है, ठीक है? वाणिज्यिक भवनों और कार्यालयों में, जैसे खाली कमरों या दफ्तरों में जो है लाइटें और एसी जो है चालू
करके लोग छोड़ आते हैं और अगर कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को शट डाउन करने की बजाय स्टैंड ऑफ मोड रखना, ठीक है? अक्षम प्रकाश व्यवस्था जैसे हो गया पुराने बल्ब का उपयोग, जैसे हाइलोजन का उपयोग आज अभी भी कर रहे हैं, तो इसके स्थान पर एलईडी का प्रयोग कीजिए। यहाँ पे ऊर्जा का खपत जो है कम होता है, यहाँ पे अधिक होता है, ठीक है? परिवहन में जैसे गाड़ियों का इंजन चालू रखकर जो है, वहाँ पे अगर गाड़ी स्थिर है, चल भी नहीं रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ इंजन जो है चालू कर देते हैं। और उसके बाद में हम बात करें तो पुराने या अक्षम वाहनों का उपयोग करना, जो ईंधन की अधिक खपत करते हैं, ठीक है? परिवहन के लिए कारों का अति प्रयोग और सार्वजनिक परिवहन के लिए कम उपयोग करना। अब यहाँ पे 4 नंबर दिया है कि उद्योगों और फैक्ट्रियों में मशीनों का अक्षमता के कारण ऊर्जा की हानि, उसके बाद में खराब रखरखाव के कारण ऊर्जा के अधिक उपयोग, यानी जहाँ पे अधिक उपयोग होता है, यानी कम यूनिट की आवश्यकता है, तो वहाँ पे ज़्यादा यूनिट का प्रयोग हो। उसके बाद में दिया है अधिक मात्रा में ऊर्जा का उपयोग उत्पादन प्रक्रिया में। अगर हम देखते हैं यहाँ पे देख सकते हैं 5 नंबर सार्वजनिक स्थानों पर, जैसे स्ट्रीट लाइट हो गया और अन्य लाइटिंग सिस्टम को दिन में समय चालू रखना, ठीक है? अत्यधिक रोशनी का उपयोग जो आवश्यक नहीं है, उसका उपयोग करना, इसमें भी जो है लाइट का खपत होता है। अब इसको जो है हम किस प्रकार से ऊर्जा संरक्षण को जो होता है बचाने के अलग-अलग उपाय हम देखते हैं कि किस प्रकार से ऊर्जा को संरक्षित हम कर सकते हैं। जैसे हो गया ऊर्जा की बचत करने के उपकरणों का उपयोग, ठीक है? तो एलईडी बल्ब और सीएफएल जैसे ऊर्जा दक्ष उपकरणों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये कम बिजली खपत करते हैं, ठीक है? हाइलोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए। सेकंड की बात करें तो पुराने और अक्षम उपकरणों की जगह ऊर्जा दक्ष एनर्जी एफिशिएंट उपकरण लगाएं, जैसे 5 सितारा रेटिंग वाले एसी, रेफ्रिजरेटर। उसके बाद में नवीनीकरण ऊर्जा का उपयोग करें, जैसे वो नवीनीकरण ऊर्जा की अगर हम बात करें तो जैसे हो गया सौर ऊर्जा आपका हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, जल ऊर्जा हो गया, और जैसे जैव ऊर्जा जो होती है, इस नवीनीकरण ऊर्जा का अधिक से अधिक प्रयोग करें, जिससे पारंपरिक ऊर्जा स्रोत पर निर्भरता कम हो जाए। थर्ड की बात करें तो प्राकृतिक प्रकाश और वेंटिलेशन का उपयोग, दिन का समय जो है प्राकृतिक प्रकाश का अधिकतम उपयोग करें, और घरों और दफ्तरों में जो प्राकृतिक के वेंटिलेशन के लिए खिड़कियां और दरवाजों का उचित प्रयोग करना चाहिए, जिससे एसी और पंखों का उपयोग जो है कम किया जा सके। तो इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊर्जा के संरक्षण के ये सभी तरीके। यहाँ से आपके क्वेश्चन में एग्जाम में अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न से जो है क्वेश्चन बन सकता है। अब यहाँ पे इतने की हम लोगों ने बात किया है, लेकिन अगर आपको 2 ही याद है, 3 ही याद है, तो आपका क्या होगा कि एग्जाम में छूटेगा नहीं कोई प्रश्न। हीट इंसुलेशन जैसे भवनों में बेहतर इंसुलेशन के जरिए ऊर्जा को बचाया जा सकता है, जिससे हीटिंग और कूलिंग के दौरान ऊर्जा की हानि होती है। गर्मी में कम ऊर्जा का उपयोग करने के लिए छत पर सफेद पेंट का उपयोग या छत पर सोलर रिफ्लेक्टिव पेंट का उपयोग करना चाहिए। इससे क्या होगा, जो सूर्य की रोशनी आएगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है? उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बंद करना। जब उपयोग ना हो तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को शट डाउन कर देना चाहिए या प्लग ऑफ कर देना चाहिए, ठीक है? स्टैंड बाय मोड में भी उपकरण बिजली की खपत होती है। जो उपकरण होता है अगर स्टैंड बाय मोड रखते हैं तब भी बिजली का खपत होता है। दिन के अंत में सभी उपकरणों जैसे कंप्यूटर हो गया, लाइट हो गया और एसी हो गया को बंद कर देना चाहिए। परिवहन में सुधार, जो कम दूरी के लिए जो है पैदल का, साइकिल का प्रयोग करना चाहिए, सार्वजनिक परिवहनों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है? ईंधन के किफायती वाहनों और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का उपयोग कम करना चाहिए। जैसे दिल्ली में पॉल्यूशन के कारण क्या हुआ था कि इवन और ऑड जो गाड़ियों का नंबर होता है, उसी प्रकार से जैसे इवन किस दिन चलेंगे, ठीक है? जो सम में नंबर होते हैं और विषम में जो नंबर होता है वो किस दिन चलेंगे, सबका निर्धारित था कि इससे क्या हो कि जो पर्सनल गाड़ी होते हैं उसका उपयोग कम हो सके। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि कार्य ऊर्जा और शक्ति के बीच में क्या संबंध है। अभी तक हम लोगों ने कार्य के बारे में बात किया, ऊर्जा के बारे में बात किया और उसके बाद में शक्ति के बारे में बात किया, तो इसमें क्या संबंध होता है इसको हम लोग जानते हैं।
तो ऊर्जा कार्य करने की क्षमता होती है, ठीक है? ऊर्जा क्या होती है? ये कार्य करने की क्षमता होती है और जब इस ऊर्जा का प्रयोग हम करके किसी वस्तु पर कार्य करते हैं, ठीक है? तो उस कार्य को एक निश्चित समय अवधि में किया जाता है। शक्ति किसे कहते हैं? P बराबर क्या होता है? P बराबर W/T होता है, ठीक है? तो यहाँ पे है कि उस कार्य को एक निश्चित समय में यानी इसमें टाइम रहेगा, एक निश्चित समय में किया जाता है, तो इसको जो है शक्ति निकलती है। अगर हम कार में क्या है, कार में T से अगर भाग दे दें, डिवाइड कर दें, तो यहाँ पे शक्ति आपका पावर निकल जाएगा। जैसे अगर एक व्यक्ति 10 न्यूटन के बल से 5 मीटर की दूरी तय मतलब धक्का देता है, तो कार कितना होगा? W बराबर क्या होता है? F इंटू डी होता है। तो F का मान यहाँ पे देख सकते हैं 10 न्यूटन है और उसके बाद में 5 मीटर हो गया। तो 10 पच्चे 50, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 50 जूल हो जाएगा। 50 ये जूल हो जाएगा, ठीक है? वर्क। अगर इसी 50 जूल में हम क्या करें, यहाँ पे देख सकते हैं टाइम भी अगर दे दें, ये 50 जूल है ना, W का मान 50 है। अगर इसको हमें पावर निकालना है तो P बराबर क्या होता है? W/T होता है। W का मान कितना? 50 आया है। अगर यहाँ पे अगर टाइम दे दे, अगर वही कार्य 5 सेकंड में पूरा किया जाता है, जो कार्य पूरा होता है उसका टाइम दे दिया, तो अगर हम टाइम से भाग कर दें 5 तो 5 एक 5 0 यानी इसका पावर क्या होगा? ये 10 वाट आ जाएगा, ठीक है? तो इस प्रकार से आप सभी लोगों को कार्य के बारे में, ऊर्जा के बारे में और शक्ति के बारे में जो है संबंध आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। देख सकते हैं कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है? इसके बारे में भी हम लोगों ने बात किया है और एम के एस मीटर, किलोग्राम और सेकंड। इसमें क्या होता है, वो पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, ठीक है? ये 2023 में क्वेश्चन आया है, ये 2022 में क्वेश्चन आया है। उसके बाद में दिया है जूल मात्रक है। जूल किसका मात्रक होता है? ये 2020 में आया हुआ है। सोलर सेल में मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण होता है, ठीक है? तो इन सभी का जो है आंसर आप लोग क्या करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है? किसका क्या सही है? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम डाल दे रहे हैं, फर्स्ट हो गया ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। इन सभी के बारे में हम लोगों ने जो है बिल्कुल विस्तार से जो है कर चुके हैं। बस ये आज का क्लास इसीलिए है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इस यूनिट से जो है किस प्रकार से क्वेश्चन बना हुआ है आपके एग्जाम में, ठीक है? अब यहाँ पे देख सकते हैं ये लघुत्तरीय, जो लघुत्तरीय हो गया और उसके बाद में अति लघुत्तरीय प्रश्न हो गया, ठीक है? यहाँ पे क्या कहा है कि ऊर्जा किसे कहते हैं? विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का संक्षिप्त विवरण दीजिए, ठीक है? ये भी कंप्लीट हो चुका है। सेकंड, यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार के होता है? ये भी कंप्लीट हो चुका है। ऊर्जा संरक्षण के नियम बताइए, ये भी पढ़ा चुके हैं। उसके बाद में घड़ी में चाबी भरने पर इस स्प्रिंग में जो ऊर्जा निहित होती है, एकत्रित होती है, उसे किस प्रकार की ऊर्जा उसमें जो है एकत्रित होती है, संचित होती है, इसके बारे में बात करना है। फिर 5 नंबर है कि कार्य किसे कहते हैं, इसकी इकाई लिखिए। 6 में क्या दिया है कि हम ऊर्जा का अपव्यय कहाँ-कहाँ करते हैं, ऊर्जा को संरक्षित करने के विभिन्न तरीके, तो इस पर भी हम लोगों ने बात किया है। 7 नंबर में दिया है कि ऊर्जा रूपांतरण से क्या समझते हैं? यांत्रिक एवं विद्युत ऊर्जा के रूपांतरण को उदाहरण सहित बताइए। तो इसके जो है हम लोग अनेकों बहुत से उदाहरण जो है कर चुके हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सभी जो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है, ठीक है? तो एक किनारे से जो है आप लोग देख सकते हैं, इस स्लाइड को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे फिर भी पीडीएफ हम सेंड कर देंगे टेलीग्राम पर। और इसके पहले वाला जो क्लास ने आप लोग नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, ये बिल्कुल पूरी। तो इस प्रकार से जो है हम लोगों का ये यूनिट 3 जो है बिल्कुल कंप्लीट होता है और इसके पहले का आप लोग वीडियो नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद में सोशल मीडिया से आप लोग जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं और अगर हम बात करें, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और वीडियो जो है किस प्रकार से लगा इसको जो है आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं और अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर देखना चाहें तो आप लोग चैनल पर जाकर जो है देख सकते हैं। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो है इसके आगे का यूनिट नंबर 4 में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।